गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं हम हिंदी मास्टर कैडर से। पहले वाले लेक्चर जो हैं वो सबके सब आपके पास पहुंच ही गए होंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा है, हम रासो साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले मैं थोड़ा सा पहले वाला टॉपिक को रिपीट करूँगी, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। कल हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि आदिकालीन साहित्य को कितने भागों में बांटा गया। आदिकालीन साहित्य को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से सबसे पहले रासो साहित्य, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य आता है। और रासो साहित्य के बारे में हमने जो है वो अलग अलग रचनाकारों के और इनके नाम पढ़े कि जो पृथ्वीराज रासो है, बीसलदेव रासो है, इन जो है अलग अलग तरह के रासो नाम से ग्रंथ निकले थे, जैसे कि खुमान रासो, हमीर रासो, ये सब के सब। और उसके बाद में सेकंड जो आता है उसके अंदर धार्मिक साहित्य में नाथ सिद्ध और जैन साहित्य आता है। और लौकिक साहित्य में आते हैं हमारे विद्यापति और अमीर खुसरो, जो कि हमारे फेमस जो हैं वो रचनाकार माने जाते हैं। हमने जो है वो रासो साहित्य के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रासो साहित्य के बारे में हमने कल जो है वो ये वाला टॉपिक किया था, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इसमें जो है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे। चंद्रबरदाई जी जो है वो इसके रचनाकार थे। पृथ्वीराज रासो का समय इनका जो है चंद्रबरदाई का मूल नाम क्या था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार पूछा गया है कि चंद्रबरदाई का जो है वो मूल नाम क्या था। चंद्रबरदाई का मूल नाम जो है वो बालिद्य था। और उसके बाद में जो है उनका जन्म काल माना जाता है, मैंने आपको बताया था जन्म काल जो है वो 1168 ईस्वी का माना जाता है। 1168 ईस्वी जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माना जाता है। और अगर इसको विक्रमी संवत में हमें करना हो तो 1225 ईस्वी का मैंने बताया था। उसके बाद जो है इसका काव्य विभाजन कितने भागों में किया गया। काव्य विभाजन जो था इसका मैंने आपको बताया था कितने भागों में किया गया था, 16,306 इसको पदों में विभाजित किया गया। छंदों की संख्या जो थी इसकी, छंद जो थे वो उसमें 68 प्रकार के छंद थे, जिसमें से मैंने आपको ये बताया था कि सबसे अधिक जो है वो छप्पे छंद माना जाता है। सबसे अधिक जो है वो छप्पे छंद माना जाता है, क्योंकि वो चंद्रबरदाई को बहुत अधिक प्रिय था। अगर हम बात करें इसके अंदर अलंकार की, अलंकार कौन सा था, तो अलंकार इसके अंदर कौन सा था, अलंकार इसके अंदर जो थे वो अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार थे। वह यमक अलंकार, 2 प्रकार के अलंकारों का इसके अंदर प्रयोग हुआ है। सबका सब टॉपिक जो है वो MCQs के दौरान जो है वो सॉल्व हो ही जाते हैं हमारे। उसके बाद जो है इसके अंदर जो है समय पूछा गया, इसके अंदर सरक पूछे गए कि इसका जो है सरक क्या है। इसके सरक के अंदर जो है वो 69 समय माना गया है। 69 जो है समय माना गया, 69 समय माना गया है। सर्गों में नहीं, इसको समयों में विभाजित किया गया है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये आता है, इसके जो है नायक कौन थे। नायक के बारे में मैंने आपको बताया, अजमेर के राजा चौहान अर्णोनाच के पुत्र, सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जो है वो ये लिखा गया है। उसके बाद जो है आज का हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होता है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में, वो है हमारा पृथ्वीराज रासो के बारे में। अगला ये है कि सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि पृथ्वीराज रासो को जो है वो मतलब किसने किसने लिखा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि चंद्रबरदाई का नाम आता है कि चंद्रबरदाई ने जो है वो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार माने जाते हैं। लेकिन कुछ रचनाकारों के अनुसार क्या माना जाता है कि ये माना जाता है कि इसका जो पूर्वाध भाग है, पहले का भाग, वो तो चंद्रबरदाई ने पूरा किया था, वो चंद्रबरदाई ने पूरा किया था। लेकिन इसका जो उत्तरार्ध भाग है, इसका जो उत्तरार्ध भाग है, इसका जो उत्तरार्ध भाग है वो जो है वो चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने इसको किया था। चंद्रबरदाई के पुत्र जो हैं उनका नाम जलहन माना जाता है। चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने जो है इसको पूरा किया था। इसीलिए जो है वहाँ पर एक पंक्ति भी आती है कई बार, जिस पंक्ति के ऊपर जो है ये कहा जाता है कि पुस्तक जलहन हते दे चली गृजन निपकाज। ये पंक्ति जो है वो काफ़ी फेमस पंक्ति है। अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं लिख भी दूंगी इसको, पुस्तक जलहन हते दे
हते दे चली गजन दे चली गजन रिपकाज। अब ये मैं आपको बता दूं इस चीज़ के लिए कि क्या कहा गया है कि इसका जो है उत्तरार्ध भाग जो है वो इनके पुत्र चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने किया था। इसको कंप्लीट जो है जलहन ने किया था, जिनके लिए ये वाली पंक्ति जो है वो बहुत ही फेमस पंक्ति बताई गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है ये, काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। अगर आप पीछे के प्रीवियस पेपर उठाकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाली पंक्ति जो है वो देकर ये पूछा गया है कि ये पंक्ति जो है वो किसके लिए कहा गया है। उनके लिए, चंद्रबरदाई के लिए कहा गया है, पृथ्वीराज रासो के लिए कहा गया है, या जलहन के लिए कहा गया है। जो है पुस्तक जलहन हतैदे चली गजन रिपकाज, ये जो पंक्ति है वो जलहन के लिए कही गई है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आता है, इसकी जो है पृथ्वीराज रासो के कुछ हमें हाथों से लिखी हुई जो है, हाथों से लिखी हुई भी इसकी प्रतियां मिली हैं। हाथों से लिखी हुई जो है वो इसकी कुछ प्रतियां मिली हैं हमें, जिसे क्या किया गया है, जिसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसको जो है 4 भागों में बांटा गया है। हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त होती हैं, जिन्हें चार भागों में बांटा गया है, जिन्हें 4 भागों में बांटा गया है, जिनका जो है रूपांतरण किया गया है। सबसे पहला जो है वो आता है बृहत रूपांतरण। सबसे पहला रूपांतरण जो माना जाता है वो माना जाता है बृहत रूपांतरण। इसका जो है पहला आता है बृहत रूपांतरण, दूसरा आता है बृहत रूपांतरण और दूसरा जो माना जाता है वो आता है मध्य रूपांतरण। तीसरा जो माना जाता है वो माना जाता है इसका लघु रूपांतरण और जो चौथा और लास्ट माना जाता है वो माना जाता है लघुतम रूपांतरण। ये इसके पॉइंट हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हस्तलिखित किसमें, पृथ्वीराज रासों में हस्तलिखित प्रतियां जो हैं वो कितने भागों में उनका रूपांतरण किया गया है, तो जो इसका क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि 4 भागों में किया गया है। वृत्त रूपांतरण, मध्य रूपांतरण और उसके बाद आता है लघु रूपांतरण और लघुतम रूपांतरण। अब देखिए इसके अंदर जो है आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वहाँ क्या होता है जो आपसे पूछा जाता है, वहाँ पर वो ये पूछा जाता है कि इसके अंदर कितने समय हैं और कितने छंद हैं। सबसे पहले हमारा जो है वृत्त रूपांतरण आता है, जैसे कि पृथ्वीराज रासो के अंदर जो है वो 69 समय माने गए हैं, उसी तरह से इसके अंदर भी जो है वो 69 समय और 16,306 छंदों का प्रयोग हुआ है। 16,306 छंदों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद जो है हमारा मध्य रूपांतरण आता है कि मध्य रूपांतरण में जो है, इसको नोट कर लीजिए साथ के साथ, मध्य रूपांतरण में जो है वो सिर्फ 7,000 छंदों का प्रयोग होता है। इसमें समय के अंदर जो है इसको डिफाइन नहीं किया गया है। उसके बाद जो है लघु रूपांतरण में जो है वो उसके अंदर क्या है, इसके अंदर इससे आधे हो जाएंगे। आप देखेंगे कि 16 से जो है वो अप्रोक्सीमेटली ये आधे हो गए हैं 7, और 7 से जो है वो लघु तक आते आते आधे हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो है वो 3500 छंद आएंगे। यहाँ पर जो है वो 3500 छंदों का प्रयोग किया गया है। और उसके अंदर जो है यहाँ पर 69 समय है, और यहाँ पर जो है पहले मैं इसका समय लिख देती हूँ। इसके अंदर जो है 19 समय और
3500 छंदों का प्रयोग किया गया है। 3500 छंदों का प्रयोग किया गया है। लास्ट वाला जो हमारा आता है लघुत्तम रूपांतरण, उसके अंदर जो है वो केवल 1300 छंदों का प्रयोग किया गया है। सबसे इसमें छोटा है, लघुत्तम रूप है, तो इसमें 1300 छंदों का प्रयोग किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आप इसके अंदर अगर आपसे कोई अगर क्वेश्चन पूछता भी है तो वो सिर्फ इतना पूछता है कि वृत्त रूपांतरण में कितने छंद हैं, मध्य रूपांतरण में कितने छंद हैं, लघु रूपांतरण में कितने छंद हैं या लघुत्तम रूपांतरण में कितने छंद हैं। इसके अंदर जो हस्तलिखित में आपसे पूछा जाता है तो सिर्फ केवल इतना ही पूछा जाता है, उससे आगे आपसे नहीं पूछा जाता, क्योंकि इन्होंने जो है रूपांतरण बताए हैं कि किस भागों में इनको जब बांटा गया, तो जैसे कि सर्ग होते हैं लेकिन इसके अंदर समयों में बांटा गया, कितने समय लगे, कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ, कितने इसमें छंदों का प्रयोग हुआ, तो सिर्फ इसमें यही बातें पूछी जाती हैं। उसके बाद जो है हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें ये है कि पृथ्वीराज रासो जो हम ग्रंथ लिखा गया था, कुछ लोग जो है, मैं आपको सामने पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ कि कुछ इसे प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और कुछ जो है इसको बिल्कुल ही अप्रमाणिक मानते हैं। कुछ रचनाकारों का मानने का यह है मतलब कि ये ऐसी कोई रचना थी ही नहीं, ये सब की सब आश्रयदाताओं के द्वारा रची गई मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। तो उसके बारे में जो है मैं आपको ये बता दूँ, अलग अलग रचनाकारों के नाम दिए गए हैं, जिन्होंने इसे अप्रमाणिक माना है, जिन्होंने इसे प्रमाणिक माना है या जिन्होंने इसको अर्ध प्रमाणिक माना है। आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका जो है आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं आप सबको बता देती हूँ कि जो इसका है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि इसको जो है अर्ध प्रमाणिक किसने माना है। सबसे पहले तो हम आधे प्रमाणिक को मानेंगे, जिन्होंने ये कहा है कि ना तो यह प्रमाणिक है और ना ही यह अप्रमाणिक है। कुछ रचनाकारों का ये कहना है कि ठीक है, सब कुछ झूठ नहीं है, लेकिन सच भी, अगर सच सारा सच नहीं है तो सारा झूठ भी नहीं है। कुछ रचनाकारों का ये मानना है। तो अब इसके अंदर जो है देखो, अर्ध प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक अर्ध प्रमाणिक मानने वाले, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले रचनाकार, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले रचनाकार कौन से हैं? इसमें सबसे पहले आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने इसको अर्ध प्रमाणिक माना है, जिन्होंने इसको अर्ध प्रमाणिक माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरे जो आते हैं वो आते हैं मुनि जिन विजय, मुनि जिन विजय। तीसरे जो आते हैं वो आते हैं अगरचंद आहटा, अगरचंद आहटा। तीसरे जो, चौथे जो आते हैं वो आते हैं सुनीति कुमार, सुनीति कुमार। लास्ट वाले जो आते हैं वो आते हैं सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी। अब देखिए इसके अंदर जो है, अगर मैं आपको इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग बताऊं कि अगर हम आपसे अर्ध प्रमाणिक के बारे में पूछ लिया जाता है या फिर हमने इसको जो है वो किस तरह से इसकी ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको याद रखा, तो इसकी जो है वो ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज़ बता दूं। ये चीज़ जो है वो मैं आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। इसमें है हजार मुनि अगर चाहें, हजार मुनि अगर सुने, हजार मुनि अगर सुने आधा, हजार मुनि अगर सुने आधा। इसमें देखिए हजार हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिन विजय,
आटा सुनी, सुनीति, कुमार चटर्जी और आधा अर्ध। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग जो है वो आप इन चारों के नाम जो है वो याद रख सकते हैं जो अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में से थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिन विजय, अगरचंद आहाटा, सुनीति कुमार चटर्जी। और जो है इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आपके जो MCQs होंगे वो इसी तरह से इन्हीं क्वेश्चनों से निकलते हैं। आप खुद MCQ सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता है इस चीज़ का कि मैं आपके सामने किस तरह के MCQs लेकर आती हूँ। इसको नोट जरूर, जैसे जैसे आप इसको नोट करोगे आपको वो टॉपिक टू द पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ज़रूरत ही नहीं है आप सबको पढ़ने की। उसके बाद देखिए मैं आपको बता दूँ, हमने जो है इसमें कर लिया है अर्ध प्रमाणिक किसने माना है, उसके बाद आता है प्रमाणिक किसने माना है। अब हम जो है वो प्रमाणिक के बारे में करेंगे कि प्रमाणिक मानने वाले रचनाकार कौन से हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, हर एक की ट्रिक नहीं होती है। जिसकी ट्रिक मेरे पास थी उसकी ट्रिक मैंने आप सबके साथ शेयर कर ली है। कुछ एक ऐसे होते हैं जिनके हमें नाम जो है वो याद करने भी पड़ते हैं। जैसे कि प्रमाणिक मानने वालों में से जो हमारे आते हैं वो कौन आते हैं, प्रमाणिक मानने वालों में से आते हैं हमारे, जिन्होंने प्रमाणिक माना है उसमें आते हैं हमारे श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। दूसरा आते हैं कर्नल टॉड, कर्नल टॉड। थर्ड आते हैं डॉक्टर मोतीलाल मनोरिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है ये, मोतीलाल मनेरिया, डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया। फोर्थ जो आता है वो आते हैं हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय। और उसके बाद आते हैं फिफ्थ पर मिशर बंधु, मिशर बंधु जो हैं वो आते हैं। सिक्स नंबर पर जो हैं वो हमारे कौन से आते हैं, सिक्स नंबर पर हमारे आते हैं मोहनलाल विष्णु पांड्या। सिक्स पर आते हैं हमारे मोहनलाल विष्णु पांड्या। और उसके बाद जो है हमारे जो नेक्स्ट आते हैं सेवंथ जो हमारे आते हैं वो आते हैं हमारे राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास। और उसके बाद जो आते हैं नगेंद्र जो है वो आते हैं हमारे, जो नेक्स्ट नगेंद्र आते हैं, नगेंद्र के बाद जो है वो जॉर्ज ग्रीसियन भी आते हैं, जिन्होंने इसको जो है वो प्रमाणिक माना है। उनका मानना है कि ये सच्चाई है, ये प्रमाणिक है। लास्ट 10th जो हमारे आते हैं, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, लास्ट 10th जो हमारे आते हैं वो आते हैं मथुरा प्रसाद दीक्षित। नेक्स्ट 10th जो हमारे आते हैं वो आते हैं हमारे मथुरा प्रसाद दीक्षित। ये जो है 10 नाम ऐसे हैं जिन्होंने क्या माना है, इसको केवल प्रमाणिक माना है। ठीक है, पहले मैंने आपको अप्रमाणिक का बताया। और इस चीज़ के अंदर अगर मैं आपको, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं कि देखिए जितने भी मतलब श्याम के नाम थे, श्याम, कर्नल टोड और मोतीलाल मनेरिया दोनों राजस्थान के नाम के ही जो है इन्होंने वो लिखे हैं ग्रंथ। इसको इस नाम से याद रखिएगा कि राजस्थान से जो बिलोंग करते थे उन्होंने प्रमाणिक माना है। अब आप इस चीज़ को देखिए, श्याम सुंदर दास, मोहन, श्याम का नाम राधा कृष्ण, मथुरा, ये सब श्याम के नाम हो गए। उसके बाद जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये राम का स्थान आ गया। ये जो है इस तरह से इस ट्रिक के दौरान आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। थोड़ी सी हर एक बात को दिमाग में बिठाने के बाद एक बार अगर दिमाग में बैठ गया तो फिर कभी नहीं भूलोगे। ये जो है वो हमारे प्रमाणिक मानने वाले रचनाकार थे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे आते हैं वो आते हैं अप्रमाणिक, जिन्होंने इसको बिल्कुल ही गलत माना है। उनका मानना है कि ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं, ये सब की सब जो है वो मनों की भ्रांतियाँ हैं। अब उसके बारे में हम करेंगे कि अप्रमाणिक मानने वाले जो हैं वो कौन कौन से रचनाकार हैं।
ये तो देखो सभी को पता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो हमेशा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के सामने खड़े रहे हैं और रामचंद्र शुक्ल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामने खड़े रहे हैं। अगर इस बार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कह दिया कि ये अर्ध प्रमाणिक है, ये सही मतलब ये सही भी है और गलत भी है कुछ एक, तो उसके बाद जो है हमारे सबसे पहला नाम तो जो आएगा वो आएगा डॉक्टर बुल्लर का। डॉक्टर बुल्लर जो है अप्रमाणिक मानते हैं उसको। दूसरे जो हमारे आगे सामने खड़े हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी के, जिन्होंने कहा ये बिल्कुल ही अप्रमाणिक हैं, वो आ गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र, ये तो आप सबको पता ही है कि इन्होंने तो कोई अपनी लाइन बनानी ही होती है अलग से। डॉक्टर बुल्लर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये भी एक आलोचनात्मक ही थे। थर्ड नंबर पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये भी आलोचनात्मक ही थे, तो ये मान के चलो कि ये आलोचना ही करने वाले थे। फोर्थ जो है वो है कविराज श्यामल दास, इसको नोट कर लीजिए। अगला जो है वो है हमारे कविराज श्यामल दास। बस इतने ही राइटरों के बारे में पूछा गया है। अप्रमाणिक मानने वालों में जो है वो यही आते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा अगर किसी के बारे में पूछा जाता है अप्रमाणिक में तो इन दोनों के बारे में, डॉक्टर बुल्लर और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्यों? क्योंकि देखो इन्होंने तो ये कहा है कि यह ग्रंथ बिल्कुल ही जाली है। उनका मानना है कि ये तो सब कुछ गलत ही है, पूरा ही जाली है। ठीक है, यह ग्रंथ पूरा जाली है। ये लाइन दी गई है आगे एग्जाम में जो है, ये लाइन पूरी दी गई है इस तरह से कि पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ मानने वाले कौन से आचार्य हैं, कौन से रचनाकार हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और डॉक्टर बुल्लर का नाम क्यों पूछा जाता है बार बार? क्योंकि सबसे पहले जिन्होंने इस बात को घोषित किया था कि ये अप्रमाणिक है, सब झूठ है, मिथ है, ये वो डॉक्टर बुल्लर थे। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित मानने का सबसे पहला श्रेय किसको जाता है, तो वो डॉक्टर बुल्लर को जाता है। बाकी दो राइटर्स के नाम मैंने लिखवा दिए हैं, आपको याद रहने चाहिए, पर कम ही पूछा जाता है इनके बारे में। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर अप्रमाणिक में पूछा जाएगा तो डॉक्टर बुल्लर का या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या फिर अगर वो थर्ड नंबर पर किसी को ले भी लेते हैं तो वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को लेते हैं। इसके बाद कोई भी नहीं आते हैं। इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए। उसके बाद में जो है इसके बारे में जितना भी था उतना सब कुछ हमारा हो चुका है। और इनके बारे में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन जो है वो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई के लिए ये बात बहुत ही फेमस मानी गई है, बहुत ही प्रसिद्ध, कि ये दोनों जो हैं इनके लिए ये पंक्ति बहुत ही फेमस है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। एक थाल जन्म मरण, ये जो है वो चंद्र बरदाई के लिए बोला गया है। एक थाल जन्म और एक थाल मरण क्यों बोला गया है? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई जो हैं उन दोनों का एक ही दिन जन्म होता है और दोनों की मृत्यु भी एक ही दिन होती है। तो करके जो है वो इनके लिए ये जो है वो बहुत ही फेमस पंक्ति बोली गई है, एक थाल जन्म और एक थाल मरण। अगर इस तरह की पंक्ति पूछ ली जाती है तो वहाँ पर इस चीज़ का ये देखिए, अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। एक थाल जन्म, एक थाल मरण। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये पंक्ति किसके लिए है, तो ये पंक्ति जो है वो किसके लिए है? पृथ्वीराज चौहान और जो दूसरे हमारे आते हैं वो आते हैं चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई के लिए जो है फेमस है, चंद्र बरदाई के लिए फेमस हैं। क्यों फेमस हैं? क्योंकि इन दोनों का जो है जन्म भी एक ही दिन हुआ था और मरण भी इन दोनों की मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो आता है, पहले पृथ्वीराज रासो के बारे में हमने पढ़ा और अब हम आगे का पढ़ेंगे बिसल देव रासो। दूसरा हमारा जो आता है वो बिसल देव रासो है। नोट कर लीजिए इसको।
बीसलदेव रासो का जो है इसके रचनाकार जो है वो नरपति नालह माने जाते हैं। बीसलदेव रासो के जो रचनाकार माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? नरपति नालह माने जाते हैं। इनकी अगर हम समय की बात करें तो वो पृथ्वीराज रासो से थोड़ी सी pहले ही आते हैं, लेकिन जो है बाद में इनका जिक्र किया गया है। बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो के, ठीक है, इसके रचनाकार कौन हैं? बीसलदेव रासो के जो हैं वो रचनाकार कौन है? रचनाकार है नरपति नालह। नरपति नालह, इसको जो है इस ट्रिक से याद रखिएगा, 20 नर, इसके जो है वो रचनाकार का नाम याद रह जाएगा। अगर मैं आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग बताऊं तो 20 नर, 20 का बीसलदेव रासो और नर का नरपति नालह, ये आ जाते हैं। उसके बाद में क्या है, इनके जो रचनाकाल का समय है वो कितना बताया जाता है? रचना का समय कितना माना जाता है? 1155 ईस्वी माना जाता है। विक्रमी संवत अगर हम लिखें तो मैंने आपको कल भी बताया था, इसमें 57 को जो है वो हम ऐड कर देंगे। 7 और 5 जो है वो कितने हो गए? 12 हो गए, और 5 और 5 10, और 10 और 1 जो है वो 11, और 11 यहाँ से 2 और यहाँ से 12 विक्रमी संवत ये माना जाता है। अगर हमें ईस्वी से संवत निकालना है तो हम 57 को जो है उसमें ऐड कर देंगे, जिसके लिए जो है ये, अब उसमें क्या कहा गया है, इसमें एक जो है वो पंक्ति फेमस है। क्या पंक्ति फेमस है? इसमें जो 1272 मजारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, ये पंक्ति जरूर लिख लीजिएगा। 1272 इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, इस पंक्ति को जरूर नोट कर लीजिएगा भाई। नाले रसायन आरंभ है, नालह रसायन आरंभ है, नालय रसायन आरंभ है, शारदा तुठी ब्रह्मा कुमारी, शारदा तुठी ब्रह्मा कुमारी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। हर बार जो है रासो साहित्य में से एक जो मैंने आपको जो बताई थी पहले, पुस्तक जलहन हतै दे, ये वाली, एक थाल जन्म और एक थाल, और ये वाला 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, नालय रसायन आरंभ है, शारदा तुठी ब्रह्मा कुमारी, ये पंक्ति जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पंक्ति के बारे में एक चीज़ बता दूं कि 1272 के नाम से कुछ एक रचनाकारों ने जो है वो इसका समय पीरियड 1272-72 लगाया कि 72 जो है वो 72 को कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका समय पीरियड जो है वो 1212 ही है। 1272 का मतलब 1212 ही कहा गया है। उनकी जो है अलग भाषा होने की वजह से थोड़ा सा उनका कहने का तरीका अलग हो सकता है। इसको नोट कर लीजिए, इसको जो है वो नोट कर लीजिए, ये ना हो कि भी आपने जो है इसको नोट ना करो। अब इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है रस पूछा गया है, अभी प्रधान रस कौन सा है? इसके अंदर जो प्रधान रस है, प्रधान रस इसमें आता है श्रृंगार रस।
श्रृंगार रस आता है। श्रृंगार रस जो है वो इसमें क्यों आता है? श्रृंगार रस इसमें क्यों आता है? क्योंकि उसके अंदर वियोग एवं संयोग का चित्रण हुआ है। वियोग व संयोग का चित्रण हुआ है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर कि जो इसके अंदर जो नायक बताया गया है, इस पूरे रचनाकार को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसके अंदर जो है वो नायक बताया गया है, उसके ऊपर सारी कहानी है। पहले के अंदर जो है उसका रानी की राजमती के साथ विवाह होता है। दूसरे में क्या होता है कि उनकी आपस में, दूसरा जो इसका पार्ट बनाया गया उसके अंदर इनकी आपस में जो है वो कोई ना कोई बात होने की वजह से राजा जो है वो रूठ कर रानी को छोड़ कर चला जाता है। और तीसरे के अंदर क्या होता है कि रानी जो है वो अपने वियोग से बहुत अधिक व्याकुल है। और चौथे में जो है वो रानी जो है वो राजा से आकर, जो राजा जो है वो रानी से आकर मिल लेता है। इसीलिए कहा गया है श्रृंगार रस है, कुछ वियोग है, वियोग का मतलब वियोग है और फिर उसके बाद संयोग है। इसलिए इसके अंदर जो है वियोग और संयोग का चित्रण किया गया है। इसके अंदर जो है इनके छंदों को जरूर याद कीजिएगा। अगर इनके छंदों के बारे में पूछें तो इसमें कुल 128 छंदों का जो है वो प्रयोग किया गया है। इसके अंदर जो है वो 128 छंदों का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद जो है इसके नायक है अजमेर का चौहान का राजा। इसका जो है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है इसका जो है रचनाकाल है वो है अजमेर के राजा चौहान, अजमेर के राजा चौहान का राजा बिसल देव तृतीय। इसके जो हैं नायक जो माने जाते हैं वो अजमेर के चौहान राजा बिसल देव तृतीय माने जाते हैं। इसके जो है नायक जो हैं वो कौन माने जाते हैं? अजमेर के चौहान राजा, अजमेर के चौहान राजा बिसल देव तृतीय, बिसल देव तृतीय। और अगर इन्हें वैसे किस नाम से बुलाया जाता है? विग्रहदास चतुर्थ के नाम से बुलाया जाता है। ये भी हो सकता है कई बार विग्रहराज चतुर्थ, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि इसके जो है वो नायक कौन है। अजमेर के चौहान राजा बिसल देव तृतीय जो हैं वो इसके राजा माने जाते हैं। और नायिका जो है वो मालवा की भोज परमार की पुत्री, नायिका जो है मालवा के भोजराज की पुत्री, भोजराज की पुत्री राजमती। भोजराज की पुत्री राजमती जो है वो इसकी जो है वो नायिका है। उसके बाद इसका काव्य विभाजन पूछा जाता है कि इसका काव्य विभाजन जो है वो कितने खंडों में किया गया है। इसका काव्य विभाजन जो है वो कितने खंडों में किया गया है। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने इस चीज़ को रिपीट कर दिया है कि इसका काव्य विभाजन जो है वो 4 खंडों में किया गया था। तो इसका जो है काव्य विभाजन 4 खंडों में किया गया है, 4 खंडों में किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले के अंदर जो है वो अजमेर के राजा चौहान बिसल देव तृतीय का और जो है राजमती का विवाह दिखाया गया है। उसके बाद जो दूसरा आ जाता है, दूसरे में क्या दिखाया गया है कि राजा जो है अपनी रानी से रूठकर जो है वो कहीं और चले जाते हैं। और उसके बाद तीसरे में जो है वो रानी उनके संयोग में, वियोग में जो है बहुत ही ज़्यादा व्याकुल है। चौथे में जो है वो राजा आकर क्या करता है, रानी से मिल लेता है। उसके बाद जो है प्रथम खंड, इसके अंदर जो है अगर आपको पूछ भी लिया जाए कि इसके चारों के चारों खंडों को जो है प्रथम खंड नोट करना चाहते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि प्रथम खंड में, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि तृतीय खंड में क्या है और प्रथम खंड में क्या है। सबसे पहले इसका प्रथम खंड में जो है वो है कि अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव तृतीय मालवा के भोजराज की पुत्री राजमती के विवाह का वर्णन। जैसे कि मैं इसके अंदर जो है वो लिख देती हूँ कि बिसल देव तृतीय
बिसलदेव तृतीय व राजमती के विवाह का वर्णन किया गया है। पहले खंड में विवाह का वर्णन किया गया है। उसके बाद दूसरा खंड जो आता है, दूसरा खंड कौन सा आता है? दूसरा खंड इसका आता है रानी के व्यंग्य से रुष्ट होकर, रानी के व्यंग्य से रूठकर राजा का उड़ीसा चले जाना। रूठकर राजा का उड़ीसा चले जाना, उड़ीसा चले जाते हैं, चले जाना। उसके बाद में जो है तृतीय खंड पूछा जाता है। तृतीय खंड वहाँ पर क्या होता है, कई दिनों तक वहीं रहते। तृतीय खंड रानी राजमती के विरह का वर्णन और बिसलदेव के उड़ीसा से लौटने का वर्णन। तीसरे खंड में, तीसरा खंड जो है उसमें आता है रानी के विरह का वर्णन, विरह का वर्णन व राजा के उड़ीसा से लौटने का वर्णन, व राजा के उड़ीसा से लौटने का वर्णन। ये तीनों खंड में आ गए हैं। पहला खंड जो था उसमें बिसलदेव तृतीय व राजमती का विवाह दिखाया गया है। दूसरे खंड में रानी के व्यंग्य से रुष्ट होकर राजा का उड़ीसा चले जाना, और तीसरे खंड में रानी के विरह का वर्णन व राजा के उड़ीसा से लौटने का वर्णन किया गया है। और चतुर्थ जो चौथा खंड है उसमें क्या बताया गया है कि भी इसके अंदर राजा परमार के द्वारा क्या करते हैं। चतुर्थ खंड में इसको जो है आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में इसका फोर्थ जो है वो भी लिख देती हूँ। इसका जो चतुर्थ खंड में क्या होता है कि जब राजा परमार को जब पता चलता है इस बात का कि राजा जो है वो उसकी पुत्री को छोड़कर उड़ीसा चले गए हैं, वो वहीं पर ही रह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी पुत्री को घर वापस ले आते हैं। चतुर्थ खंड के अंदर जो है चतुर्थ खंड में क्या होता है, राजा को जब पता चलता है राजा भोज के को, तो वो क्या करते हैं, राजा भोज द्वारा अपनी पुत्री को घर ले आना और तथा फिर से बिसलदेव का राजमती को चित्तौड़ राजमती को चित्तौड़ लाने का वर्णन, चित्तौड़ लाने का वर्णन। देखिए मैंने आपको जो है बिसलदेव रासो में नरपति नाहले जी का इसका ये बताया कि जो इन्होंने बिसलदेव रासो लिखा है इसके अंदर 4 खंडों में इसको विभाजित किया गया। अगर इसका काव्य विभाजन पूछा जाए तो इसको 4 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रथम खंड में जो है वो बिसलदेव तृतीय व राजमती के विवाह का वर्णन है। दूसरे खंड में क्या होता है कि रानी द्वारा कहे गए किसी व्यंग्य से रुष्ट होकर राजा जो है वो उन्हें छोड़कर उड़ीसा चले जाते हैं और वहीं पर रहते हैं। और उसके बाद में तीसरे खंड में क्या होता है कि रानी के विरह का वर्णन किया गया है और राजा के उड़ीसा से लौटने का वर्णन किया गया है। और चतुर्थ खंड में क्या है कि राजा भोज द्वारा
और जब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी को जो है राजा छोड़कर चला गया है, तो वो अपनी पुत्री को वापस घर ले आते हैं और फिर से जो है वो बिसलदेव क्या करते हैं, उड़ीसा से जब लौटते हैं और इन्हें इस बात का पता चलता है कि राजा जो है वो अपनी पुत्री को वहाँ वापस ले जा चुके हैं, तो वो उनको क्या करते हैं, चित्तौड़ फिर से ले आते हैं। तो इसका वर्णन जो है वो सारा का सारा चतुर्थ खंड में किया गया है। और उसके बाद जो है इसके अंदर जो सबसे अधिक जो विशेष तथ्य हैं वो ये हैं, इसके अंदर 12 मासे का वर्णन किया गया है। इसके अंदर जो है 12 मासे का जो वर्णन जो है वो सबसे पहले इसी में ही किया गया है। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि 12 मासे का वर्णन सबसे पहले इसी ग्रंथ में किया गया है। सबसे पहले इसी ग्रंथ में किया गया है, इसी ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, इसका विशेष तथ्य है ये। उसके बाद क्या है, 12 मासे जो है वो उसके बाद अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बिसलदेव रासों के अंदर जो है 12 मासे का वर्णन सबसे पहले किया गया है। 12 मास में जो है पहला महीना कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से लेकर उन्होंने कहाँ तक के जो है वो मास को गिना है, तो ये इसके अंदर जो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। जो इसके अंदर जो है 12 मासा जो है वो आश्विन मास से स्टार्ट होता है। वो जो है आश्विन मास से आरंभ होता है। ये जो है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि 12 मासे का वर्णन सबसे पहले इसी ग्रंथ में किया जाता है और 12 मास जो है वो आश्विन मास से जो है इसमें शुरुआत मानी गई है पहला। उसके बाद में जो है हम चतुर्खंड पर चले थे कि चतुर्खंड के अंदर जो है वो राजा फिर से जो क्या करता है, फिर से जाता है और चित्तौड़ में से जो है वो रानी राजमती को वापस ले आता है। उसके बाद में जो राजमती जो है वो क्या कहती है राजा से, वो राजा से कहती है कि अस्त्रीय जन्म काहि दियो महेश, अशस्त्रीय जन्म काहि दियो रे महेश, इसको नोट कर लीजिए, काहि दिदहु महेश, काई दिदहु महेश। इसमें स आएगा, महेश श नहीं आएगा, क्योंकि उनकी भाषाएं जो हैं वो डिंगल और पिंगल भाषाओं में, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इस भाषा शैली में प्रयोग किया गया है। और उसे अवर जन्म थारई घना रे नरेश, अवर जन्म थारे घना रे नरेश। देखिए इस पंक्ति का जो है, इस पंक्ति को नोट जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको इसमें क्या होता है कि जब रानी जो है इतने 12 महीनों का जब जो है वो अलग रहती है राजा से, और राजा से जब मिलती है तो उनका वो कहती हैं अस्त्रीय जन्म काहि दीध्यो रे महेश, अवर जन्म थारा घना रे नरेश, मुझे स्त्री का जन्म ही क्यों दिया है। तो आपके यहाँ पर तो और भी जन्म बहुत हैं, मुझे कोई भी जन्म दे सकते थे, क्योंकि उनका मानना था कि स्त्री का जो है, स्त्री ही वियोग में व्याकुल होती है और उन्हें काफ़ी लंबे समय तक हर एक चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। ये इसकी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लीजिए इस सबको। इसके अंदर जो था नरपति नालय के अंदर जो विशेष तथ्य था वो यही था, ठीक है। और उसके बाद में जो है, इसके बाद में ये है कि भी उन्होंने सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको ये कहा है कि इसका जो है वो थोड़ा बहुत एक आभास मात्र ही मिलता है, वो इसको भी गलत मानती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका जो है नरपति नालय का, उसके अंदर मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जितना भी था जो मैंने आपसे करवा दिया है, आप जो है इसको एक बार नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। नोट डाउन करने के बाद जो है वो क्या होता है
कि अगर आप इसे नोट कर लोगे तो जो आपके MCQ वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपको सभी को सॉल्व करने ईजी हो जाएंगे, वो सब के सब जो हैं वो आपको ईजी लगेंगे। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। कल जो है वो हम परमाल रासों के बारे में करेंगे और खुमान रासों के बारे में, परमाल रासों खुमान रासों इन सब के बारे में करेंगे। ये दो जो है टॉपिक को आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ही हमारा जो है वो MCQs होगा इस बार, तो इसको सबको जो है वो नोट कर लेना। फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, सुधीर सर से जो है वो बात कर सकते हैं और मैं आपकी जो है हर एक मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।